ओके, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और हमारे सामने जो कल के जो टॉपिक थे उसको बहुत जल्दी हम 10 मिनट का टाइम लेंगे इसको रिव्यू करने के लिए, जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, सबसे पहले कंडक्टिविटी जिसको कंडक्टेंस भी बोलते हैं, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसको कंडक्टिविटी। नॉर्मल कंडक्टेंस, भाई कंडक्टेंस का मतलब है आसानी करंट फ्लो होने में। इसका उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। तो ये असल में रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको जी से। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो कि उल्टी होती है किसकी? रेजिस्टिविटी की। विटी का मतलब विटी, समझ रहे हो ना, दोनों में विटी। अच्छा, इसको कंडक्टिविटी, इसका दूसरा नाम जो है ये आपको देखो ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ पर एस को जो दिया गया है वो हमारा क्या है? नॉर्मली रो एल बाई ए, तो यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, अगर मोलर कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हो, इसको मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। बस नीट में आपका क्या आ जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है, इसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस नॉर्मली क्या होता है? इनकी लैंग्वेज तो ठीक है यार, इनकी है कापा बाई सी इंटू 1000, हमने तो ये पढ़ा है। अब जो सी जो होती है नॉर्मली उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये मोलैरिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इतना फर्क होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैप, कैप एम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये कैप है, ये लैम्डा से रिप्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? कापा बाई एन इंटू में 1000, 100 है, इसको 1000 कर लेना, ये 1000 है। तो कुल मिला के नॉर्मेलिटी आएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और मोलैरिटी आएगा यानी एम आएगा, वही मोलैरिटी आ गया तो ये मोलर कंडक्टिविटी है। बस इतना फर्क है इसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ये आपका आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये आपका सीबीएसई के लिए जो हम कर चुके हैं। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये के से के कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, डिवाइड करोगे तो ये एन बाई एम आपका आ जाएगा, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो। और एन बाई एम आपको पता है, एन बाई एम क्या होता है? एफ होता है। एफ को क्या बोलते हैं? एफ फैक्टर। ठीक है ना, तो ये आपका एफ फैक्टर होता है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इसमें डिसोसिएशन के बारे में बताया गया है। ठीक है यार, के ए के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ए असल में सी अल्फा स्क्वायर है, 1 माइनस अल्फा, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं तो वो क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो जाएगा। वही फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, कप्पा बाई सी इंटू 1000, कप्पा बाई सी इंटू 1000। ऐसा यूनिट क्या होगी? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। यहाँ पर कप्पा बाई सी इंटू 1000 से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कप्पा बाई एन इंटू 1000 है। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर में पहले कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करोगे तो देखो, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अपने अपने स्टाइल है, हमने क्या स्टाइल यूज कर रखा है? सेल कांस्टेंट इक्वल टू आर इंटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, आर इंटू के। अब आर क्या होता है भाई? आर होता है 1 बाई जी, आपको पता है ये कंडक्टेंस का उल्टा होता है, ये कापा है। अगर जी को मैं ऊपर ले जाऊं और जी स्टार से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉपुलरली बोल देते हैं कि भाई कंडक्टिविटी असल में जी इंटू जी होता है। ठीक है ना, लेकिन वो जी इंटू जी स्टार है। हाँ, बोल देते हैं, बोलने के लिए कितना ही बोल लो। भाई जी स्टार क्या होता है? दिस इज योर सेल कांस्टेंट। जी क्या होता है? दिस इज योर कंडक्टेंस। और के क्या हो गया? दिस इज योर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो अपने अपने तरीके हैं। अब आपको इतने सारे तरीकों में घूमने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली अपने सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं। जी स्टार इक्वल टू आर इंटू कापा। वेरिएशन विद मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, कल हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। ठीक है ना, तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल देते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0 तक चली जाए तो उसको भी हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, या फिर
क्या बोल देते हैं इसको, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसका एक नाम और भी है। चैट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका दूसरा नाम क्या है। मोलर व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, बता सकता है कोई? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, वही जो शुभम आपने पूछा इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अंशिका, बंसल, जतिन, यशिका, सुमित, ये सारे ठीक है। जब कंसंट्रेशन जीरो के अप्रोच हो जाए, ये देखो अप्रोच टू जीरो, तो इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, दिस इज कॉल्ड हक्कल डिवाई इक्वेशन। इसको डिवाई हक्कल इक्वेशन भी बोल लो, डिवाई हक्कल ऑन्सगर इक्वेशन, ये सरनेम है इसका। तो कुल मिला के यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस का ए जो कि कांस्टेंट है, और अंडर रूट सी। अब यहाँ कंसंट्रेशन को अगर कम करोगे तो बताओ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। चलो चैट सेक्शन में खेलो इसके साथ। अगर यहाँ कंसंट्रेशन को कम करते हो तो बताइए मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। हक्कल डिवाई इक्वेशन को देखकर बताइए। अगर आप कंसंट्रेशन को कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। यशिका करेक्ट, जतिन करेक्ट, अंशिका करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो अंडर रूट में और भी कम हो जाएगी, और कम वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, और पूरी कम वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और हम कल से यही तो बात पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन को कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यही बात तो हमारा ग्राफ चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ये कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। अगर आप इसको देखोगे वी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहाँ भी अगर आप कंसंट्रेशन को देखो कम कर रहे हो तो लगातार मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप ऐसी इक्वेशन को देखते हो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसीएल के लिए, तो यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, वो बात अलग, थोड़ी अमाउंट में बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये स्लोली बढ़ती है। कल हमने इसको सीखा था। आगे चले तो अल्फा के बारे में बड़ा कमाल की इक्वेशन है। हालांकि अपनी अपनी बुक है यार, अपने अपने नोट्स हैं, अपने अपने सिंबल यूज करते हैं, लेकिन मतलब सभी का एक होता है। देखो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं अल्फा, जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और आगे चलें तो हमें अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, जब कंसंट्रेशन अप्रोच क्या हो जाए, when concentration approach to zero the molar conductivity is called limiting molar conductivity and represented by this symbol। ठीक है, तो ये देखो बहुत कितनी अमाउंट में, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कितनी अमाउंट में सिर्फ आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, छोटी सी लिटिल अमाउंट। और यहाँ देखे तो कितनी अमाउंट में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो कितनी अमाउंट में इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन के कम करने से। ठीक है, और आगे चले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने बता दिया एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्लोली, स्लोली इंक्रीज होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। फिर से हक्कल डिवाई इक्वेशन वही बात बताएगी, बार बार रिपीट कर करके वही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है कोलहार्स लॉ। कोलहार्स लॉ बताता है कि किस तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl को रिप्रेजेंट किया जाता है। कि क्या भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन का कंट्रीब्यूशन, पहले कैटायन का कंट्रीब्यूशन और फिर एनायन का कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल नहीं, मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो आप मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखोगे दिस इज नंबर ऑफ कैटायन, और दिस इज फॉर लैम्डा फॉर पर्टिकुलर कैटायन, प्लस में दिस इज नंबर ऑफ एनायन, और दिस इज लैम्डा फॉर पर्टिकुलर एनायन। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन है किसका, किसका, कोलहार्स लॉ। ठीक है, कई बुक में इसको ऐसे भी दिखाया गया है, कैटायन की जगह दिखाया गया है भाई पॉजिटिव चार्ज लगा के, और फिर ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में यहाँ एनायन की जगह दिखाया गया नेगेटिव चार्ज, और ये आपका नेगेटिव। बट ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, आप अपना देख लेना कौन सा आपका अच्छा है। और ये डेफिनेशन जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं, ये एग्जाम में बहुत आई है और आएगी भी।
कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये लॉ बताता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन जो कंप्लीट करोगे तो ईच आयन आप अपना क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का सम जो होता है वही डिसाइड करता है आपका, सभी का जो सम है वो डिसाइड करता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखा रखे हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा था आपका, वी पॉजिटिव, लैम्डा नेगेटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया है, इसको जरूर लिख लेना, कोलार्स लॉ में बहुत हेल्प करेगा आपकी। एप्लीकेशन कोलार्स लॉ की 3 एप्लीकेशन है। देखो, कोलार्स लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में माहिर है, आपको तो ये पता लग ही गया, कोलार्स लॉ अगर कुछ कर रहा है तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर रहा है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अगर ये पता लगती है तो पता है आप क्या कर सकते हो, ये पता लगने का मतलब है आप अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा निकल गया तो आप के ए भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो ये सभी की सभी एप्लीकेशंस में काउंट होंगी। तो देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कुल मिला के कोलार्स लॉ ये निकाल सकता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता है। एक एप्लीकेशन ये होगी। दूसरी एप्लीकेशन, अगर ये कोलार्स लॉ ये फाइंड कर देगा अल्फा, तो आप क्या निकाल सकते हो, सॉरी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर देगा तो आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा। तो अगली एप्लीकेशन पहली ये थी, अब अगली ये है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में मदद करता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब अल्फा निकल गया तो क्या निकाल सकता है, के ए, जो कि होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये तीसरी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये मैंने जो सर्कल लगाए हैं ये 3 एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की। पहली एप्लीकेशन क्या थी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकता है। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकता है। और तीसरी, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड भी फाइंड आउट कर सकता है। तो देखते हैं क्या है। हाँ जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड आउट कर सकता है। तो कोई अगर पूछे 3 एप्लीकेशन क्या है, तो पहली एप्लीकेशन ये होगी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी एप्लीकेशन होगी आपकी क्या, अल्फा निकाल सकता है, और तीसरी एप्लीकेशन आई है के ए भी निकाल सकता है। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो भाई इनसे ही सब कुछ काम खत्म कर देंगे, बाकी तो भाई रटते ही रहो। ठीक है, अब हम आगे चले तो इसके अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इतनी कंसंट्रेशन पर ये आपका ओम, ओम का मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये आपकी साइमन पर सेंटीमीटर ये कंडक्टिविटी दी हुई है, और वो कह रहा है सेल कांस्टेंट निकालो। तो सेल कांस्टेंट अभी मैंने बताया था जी स्टार इक्वल टू आर इंटू कापा, आर है कापा है, मल्टीप्लाई करो, गेम ओवर। फिर से भाई इसमें क्या निकालो, इसमें कहा गया है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा बाई सी इंटू में 1000। क्लियर। अब यहाँ कंसंट्रेशन तो पहले से दी हुई है, ये भी है, ये देखो कापा बाई सी इंटू 1000 मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको निकालने के लिए हमें कंडक्टिविटी की जरूरत होगी, जो कि दे ही नहीं रखी है। यहाँ कोई कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी जो कंडक्टिविटी चलो ये दे दी है इन्होंने 1000। हालांकि कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है साइमन पर सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अब यहाँ कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 1000 है हमारे पास, ये है, तो इससे क्या निकल गया, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी अगर यहाँ से निकल गया तो अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए इन्होंने कहा गया है एक और चीज, तो ये निकालने के लिए हम अल्फा निकाल सकते हैं, जो कि होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 है, डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, ये निकल गया तो फिर के ए भी निकल गया, क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी निकालो, कापा बाई सी इंटू 1000, कापा दे रखा है, कापा की एसएन होती है साइमन पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी दे रखी है, इंटू में 1000 कर दो, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल के दिखाइए, या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल देते हैं, इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं, दोनों के मतलब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या भाई, NaCl का निकालना है, और आपका CH3COO की वैल्यू दे रखी है, HCl की दे रखी है, और CH3COO की भी दे रखी है। तो आपको NaCl का निकालना है, तो यार Na वाले जहां भी Na है उसको प्लस में रखो, कहाँ है Na, ये वैल्यू प्लस में रखो, +20। अच्छा,
और देखो CL कहाँ है, प्लस में रखो, ये रही HCl, प्लस में रखो, +10। अब जो नहीं चाहिए, ना तो हमें CH3 C डबल और नेगेटिव चाहिए, ना H चाहिए, इसको माइनस में कर दो, माइनस का आपका 40, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 10। तो ये आपका आ गया माइनस का 10। जो चाहिए प्लस में रखो, नहीं चाहिए माइनस कर दो। ठीक है। ग्राफ के लिए तो भाई देखो मैंने बता दिया, इतना गंदा ग्राफ मत बनाना, ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है और ये वाली जो वैल्यू है वो कम होती है, ये तो ये इसको स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिखा रखा है। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो फाइंड आउट पीएच बताइए भाई। पीएच जो है वो फाइंड आउट हो सकती है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन से, जो होती है C अल्फा, जो हम निकालते हैं, ठीक है ना, C अल्फा। अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई आपकी C अल्फा, जो कि HCN है, ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव ये दिखाएगा। तो यहाँ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हम नॉर्मली C00, फिर C अल्फा, C माइनस C अल्फा, तो यहाँ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपकी C अल्फा है। तो आपको कुल मिला के C चाहिए, C तो ये रहा C। चलो एक काम तो हो गया, H पॉजिटिव इक्वल टू C की वैल्यू है 0.01। अब आपको अल्फा भी चाहिए। अब अल्फा चाहिए, चाहने का मतलब है आप HCN के केस के लिए अपनी वही वैल्यू निकालो। HCN में हमें क्या क्या चाहिए, HCN के लिए देखो, HCN के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो H चाहिए, H कहाँ पे है भाई, H मिल गया, यहाँ पे है, इसको लिख दो +10। और क्या चाहिए, CN चाहिए, CN कहाँ है, ये रहा CN, इसको भी प्लस में लिखो, +20। और जो नहीं चाहिए, ना तो Na चाहिए ना Cl चाहिए, तो इसे माइनस कर दो, -20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका जो आंसर आया वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ चुकी है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखो इनकी भी कितनी आई है, 10 आई है। तो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 10 आ चुकी है, लेकिन हमें तो अल्फा निकालना है। अब अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग तो 10 है और मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने एग्जाम में गिवन देंगे आपको, ये होती है 1, तो आंसर आया 0.1। अब जो भी 0.1 आया वो यहाँ रख दो। लो जी, आपकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -3। अब जब H पॉजिटिव 3 ये है तो पीएच क्या होगी, पीएच 3 हो जाएगी। तो देखो ये आपका आंसर है 3। तो ये क्वेश्चन आसान था, बट बिलोंग टू नीट या मेन। ये बिलोंग टू आपका CBSE है। सेल कांस्टेंट बताइए क्या होता है, कुछ नहीं होता सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है G स्टार। G स्टार की वैल्यू क्या होती है, R इंटू कापा। अब R क्या होता है, 1/, जो R है अगर मैं पूरा लिख दूं तो ρL/A, आपको याद है। कापा होता है रेजिस्टिविटी, उल्टा कापा होता है कंडक्टिविटी, उल्टा किसका, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैंसल। लो जी, ये आपकी G स्टार की वैल्यू आ गई L/A। तो ये L/A को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेफिनेशन की कि भाई सेल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने वही डेफिनेशन बनाई है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L/A, खत्म। अच्छा, रिलेशनशिप बताइए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है आपकी, देखो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। देखो इक्विवेलेंट या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोला है तो कोई नहीं, ये मोलर कंडक्टिविटी होगी, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई, और ये आपका A√C, यानी ये आपकी हक्कल डिवाई इक्वेशन जो है, ये इसकी रिलेशन को पूछ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन बताइए। ये रिलेशन आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे 3 साइंटिस्ट लग रहे हैं मेरे को, तो डिवाई, हक्कल और ऑन्सगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के दिखाओ। ICRT, यही तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन ढूंढ लो, मिल गई भाई 0.1। R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर 25 है तो 300 केल्विन। अब बस एक बात पे डिपेंड है, I की वैल्यू बता दो। I की वैल्यू अगर आपको पता है तो क्वेश्चन पता है, खत्म खेल। अब I क्या है, ये अल्फा से निकल सकता है, I-1 N-1, यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जो कि ये होगा, क्लियर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी, Al2SO4 का थ्राइस, N की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? Al2SO4 थ्राइस में बताइए कि N की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड जतिन, यशिका, दोनों ठीक हो। N की वैल्यू होगी 5। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया क्या,
यहाँ लिख देता हूँ 5 - 1, आई तो निकालना ही है, अल्फा अगर पता लग जाए तो खेल खत्म। उन्होंने कह दिया कि इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 50 दे दी, ठीक है, 50 दे दी इन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर, तो लिमिटिंग तो पता ही लगी गया ना, 50 है। तो फिर कंडक्टिविटी कितनी है, तो देखो उन्होंने वो भी दे रखी है 100 ml 50 एट 100 ml और इट इज 25, यानी इन्होंने जो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी वो 25 दे रखी है, उसे हम ऊपर रखेंगे। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो डिवाइड कर दो 1/2 आ गया। क्या कोई बता सकता है अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो उसको हम 0.5 लिखेंगे, तो यहाँ 0.5 लिखने के बाद आई की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए, नई ट्रिक सीखिए और बताइए कि आई की वैल्यू क्या आएगी। जतिन बिल्कुल ठीक, साफ पता लग रहा है आई की वैल्यू क्या आएगी इस कैलकुलेशन के बाद। यशिका, मयूर, जतिन तीनों ठीक। देखो यहाँ से तो होगी इसकी वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के यहाँ फेंकोगे 3, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 3, और जिसकी आई आ गई तो वो उसका आंसर भी आ गया, खेल खत्म। तो देखो नॉर्मल चीज तो आप सीख ही गए हो, कुछ एबनॉर्मल चीज भी सीख लो। मनीषा, अंशिका दोनों ठीक। अब इन्होंने कहा है कि बताइए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिस्टेंस में फर्क क्या रिलेशन। तो यार अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट डिफाइन करो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे। तो ये आपकी कंडक्टिविटी जो है आपके पास भी है, आप उसमें से डिफाइन कर सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइंड ए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आप ऐसे भी कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। रिलेशनशिप बताइए सेल कांस्टेंट सॉरी रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच में, तो ये रिलेशनशिप आप बता सकते हो सीधा सीधा, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, वही दोबारा रिपीट हो गया, L/A होता है। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपकी बुक में है, आप वो लिख दो तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो यूनिट तो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, के बीच में क्या रिलेशन है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी होती है काप्पा बाई कैपिटल M इन 2000, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप चाहो तो EQ करके भी, तो ये काप्पा बाई N इन 2000 होता है। कुछ नहीं करना आपको, डिवाइड कर दो यार कैसे भी, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बताता हूँ कैसे डिवाइड करना है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू N, ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा N/M, जो कि किसके इक्वल होता है आपको पता है, ये होता है F फैक्टर के, तो आप इतना भी दिखा सकते हो, ये N/M के बराबर आ गई, ठीक है। कोलार्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज ही डिस्कस हुआ है, C4 कैटायन A4 एनायन, ठीक है। अच्छा यूनिट बताओ, यूनिट भी वही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पर ओम को साइमन बोल सकते हैं। तो ये थे इसके यहाँ तक के क्वेश्चन, और आपकी थोड़ी रिवीजन हुई होगी इसमें, पूरी की पूरी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह 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 वगैरह। तो आज की जो बची हुई जो क्लास है उसमें हम फैराडे के 2 लॉ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको W इज इक्वल टू ZIT के बारे में नहीं पता, और अगर आपको W ऑफ जिंक डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्वल W ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू W ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बारे में नहीं पता, तो ये क्लास आज ये आपके लिए ही है। जल्दी से बताओ इनमें से दोनों में से फर्स्ट लॉ कौन सा है फैराडे का, माइकल फैराडे का पहला लॉ कौन सा है, टॉप या बॉटम, कम ऑन हरी अप। माइकल फैराडे की दुनिया में आपका स्वागत है। गौरक्ष, यशिका, जतिन, बहुत बढ़िया जतिन, अंशिका, रितु, तो ये ऊपर वाला जो लॉ है दिस इज द फर्स्ट लॉ, और नीचे वाला जो है दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।
दोनों के दोनों ऐसे लॉ कमाल के दे रखे हैं माइकल फेराडे ने कि तुम क्वेश्चन को किसी भी लॉ से कर लो। पहले लॉ से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, दूसरे लॉ से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। कई तो अपने मन में लेके घूमते रहते हैं यार इतना मुश्किल है माइकल का फेराडे लॉ, फर्स्ट और सेकंड। तो आज मैं आपको एक क्लास देता हूँ, छोटी सी क्लास, आप मुझे बताना कितना मुश्किल लगा आपको, ठीक है? पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कितना मुश्किल लगा। तो इस फेराडे की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है? माइकल फेराडे, जिसकी ना तो कोई स्कूली शिक्षा थी ना कुछ भी, सीधा सीधा अपने बुक बाइंडिंग शॉप पे काम करने वाला लड़का। वहां की एजुकेशन प्रणाली इतनी कमाल है, इतनी कमाल है, आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, तब भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, माइकल फेराडे नहीं, बहुत एग्जाम्पल है। थॉमस अल्वा एडिसन से लेके बहुत एग्जाम्पल है जिनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी में जो मन करे वो पढ़ो, ठीक है ना? जो मन करे वो पढ़ो और अपनी रिसर्च को ले आओ और आप साइंटिस्ट बन जाओ। जॉर्ज मेंडल स्कूल तक भी नहीं गया था, ठीक है ना? तो उसकी, और उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि वहां की एजुकेशन सिस्टम है ही कुछ ऐसा इस तरह का, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अलग एजुकेशन सिस्टम है वहां का। तो बुक बाइंडिंग की शॉप पर काम करने वाला एक मामूली सा लड़का फेराडे किस तरह से बन गया साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट। माइकल फेराडे ने जो पहला लॉ बताया था वो ये था कि, पहला लॉ के बारे से पहले ये चीज बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम, और एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 6.02 टू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको इससे सीधा सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर आएगा 96,487 कॉलम, जिसको फेराडे ने रफली बोल दिया कि इसको आप 96,500 कॉलम लिख सकते हो, और इसको पॉपुलरली बोला गया 1 फेराडे। क्या बोला गया? 1 फेराडे। तो ये आपका 1 फेराडे जो है वो 96,500 कॉलम माना जाता है, और इसको 1F कहते हैं फेराडे की याद में। ये कुछ नहीं है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी, चलो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी है आपकी क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। और मैं एनसीईआरटी में पहले ही बता दूं, क्वेश्चन नंबर दिस 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 दिस, इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आता है। सारे फेराडे के लॉ पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, बताइए चार्ज कितना रिक्वायर होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ वन वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। अब देखो, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और ये क्या बन गया आपका? एल्यूमिनियम। इस हाफ रिएक्शन में जो समझदार बच्चे हैं उनको पता होता है कि यहाँ सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये गलती है। यहाँ किसी भी इक्वेशन में जब हम वन वन, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब समझ रहे हो क्या है? ये 1 लिखने के बाद ये बन गया 1 मोल। किसी भी एरो वाली इक्वेशन में ये जो कॉफिशिएंट होते हैं इसके मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1 मोल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। और ये 3 क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। और अभी अभी हमने क्या प्रूव करा कि जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर आंसर आया 3 मोल, तो 3 मोल का मतलब है 3 फेराडे आया ना ऊपर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 1 फेराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे भाई? 3 फेराडे। दिस इज कॉल्ड 3 फेराडे। सो आंसर इज 3 फेराडे। मल्टीप्लाई कर दो 2,89,500 कॉलम ऑफ फेराड चार्ज रिक्वायर्ड, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? अभी सुनते रहो, स्टोरी को पता लगेगा। कॉपर के केस में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, तो यहाँ पर आंसर 2 फेराडे, 1,93,000 कॉलम। MnO4 नेगेटिव से इसमें देखोगे तो यहाँ देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। ये +7 है, ये +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हुए? 5 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दो 4,82,500 कॉलम, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के गेन करने के केस में। अभी चार्ज रिक्वायर है क्या है, एक बार ध्यान से इसका सेटअप है, इसको भी सुन लो ताकि आपको ये कहानी बड़ी आसान लगे और मजा आने लगे। आपने याद होगा, हमने एक 9th क्लास में एक सेल पढ़ते थे जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
या फिर याद करो, एक क्वेश्चन आता था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसमें 2 रॉड डिप कर दी जाती थी, ठीक है, सॉल्यूशन में। ये 2 रॉड डिप कर दी आपकी कॉपर की। एक रॉड को कहेंगे इम्प्योर रॉड और एक रॉड को कहेंगे प्योर रॉड। अब बाहर से आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है, बाहर से आप क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो। इसका मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ जो एनोड है वो आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। याद आया? ये कैथोड है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब बाहर से करंट पास करोगे तो ये इम्प्योर रोड गलना शुरू हो जाएगी और यहाँ से कॉपर निकलना शुरू होगा और यही कॉपर यहाँ आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट के बावजूद आपको पता लगेगा एक रोड तो थिन होती चली गई और एक रोड लगातार क्या थिक होती चली गई। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, आपने सॉल्यूशन कौन सा ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है आपने। मान लो आपने कॉपर सल्फेट ले रखा है। जब ये रोड गलेगी तो इसमें से जितने भी कॉपर निकलेंगे वो सल्फेट, ये वाला जो सल्फेट है, या फिर आप ये बोल लो कि सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर लगातार यहाँ आके डिपॉजिट होते रहते हैं और पीछे छूटने वाला सल्फेट उसको यहाँ से कॉपर मिलते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, बात तो एक है। तो करंट पास करोगे तो ये करंट पास करने से आपका सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का है वो टूटेगा। इसी तरह से ZnSO4 टूटेगा, इसी तरह से AgNO3 टूटेगा। ये सारा करंट पास करने से टूटता है। ठीक है, अब यहाँ भी वही खेल है, आपने करंट बाहर से पास किया तो ये टूटेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो +7 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर मैग्नेट, और ये मैग्नेट है तो +6 है ऑक्सीडेशन। ये Mn के ऊपर लिखा करो भाई। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन, एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 फैराडे, 96,500 कॉलम। 13.3 में कहा गया है कि बताइए कितना चार्ज रिक्वायर होगा अगर 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 में ले लिया जाए तो। ठीक है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो अब फिर से इमेजिनेशन में जाओ, इमेजिनेशन बनाओ। यहाँ पर क्या है आपका CaCl2, ये 2 रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, बाहर से करंट पास कर दिया। ठीक है, इस रोड पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। क्यों, जब ये रोड गलेगी तो नहीं, जब करंट पास करेंगे तो जो कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा और टूट के ये क्या बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। जो 2Cl नेगेटिव है वो पीछे आने वाले कैल्शियम जो टूट रहा है उससे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कैल्शियम, प्योर कैल्शियम यहाँ डिपॉजिट होगा। तो जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। ये बात बताई थी फैराडे के पहले लॉ में। ठीक है, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। अब देखो एक बार ध्यान से, फैराडे का पहला लॉ, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। पहला लॉ, सेकंड लॉ को चलो कल डिस्कस करेंगे, आज ज्यादा जोर ना पड़े तो हम पहले लॉ को डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट एट any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, यानी W is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। तो अब इसको दिमाग में रखते हुए देखो, आपने करंट पास किया, कैल्शियम क्लोराइड टूट गया। अब कैल्शियम क्लोराइड यहाँ डिपॉजिट कब होगा, जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेगा तभी डिपॉजिशन होगा। अब 1 मोल, इन्होंने तो क्या पूछ रखा है 13 क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की एक बार शकल देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में इसने पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे। अब की बार आंसर फैराडे में निकालना है। फॉर 20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करना है फ्रॉम मोल्टन CaCl2। चलो 20 ग्राम को डिपॉजिट करते हैं। अब यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो जाए, है ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, आंसर है 2 मोल चाहिए। और 2 मोल किसके इक्वल होता है, 2 फैराडे के इक्वल होता है। तो 1 मोल कैल्शियम के डिपोजिट होने में कितने
2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब 1 मोल कैल्शियम कितना ग्राम हो गया भाई? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम में कितने की जरूरत होती है? 2 फैराडे, राइट। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं 40 ग्राम। इन्होंने कहा है 40 ग्राम डिपोजिशन मत करवाओ, सिर्फ 20 ग्राम डिपोजिशन करवाओ। तो 20 ग्राम डिपोजिशन होने में कैल्शियम में कितने की जरूरत होगी भाई? 2/40 इंटू में 20, आंसर आ गया आपका 1 फैराडे। तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, और 20 ग्राम के लिए ओनली 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, करंट पास करोगे तो ये सॉल्यूशन टूटता है। फॉर एग्जांपल एक केस और ले लेते हैं। अगले केस में 40 ग्राम एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। अब आपने यहाँ पर क्या रख रखा है? इसे हटा दो। आपने अब की बार यहाँ जो रखा है उसका नाम है मोल्टन, अब की बार जो रखा है, अब की बार है मोल्टन Al2O3, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्यूमिना। Al2O3 क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। अब एल्यूमिना को आपने यहाँ रख दिया और करंट पास कर दिया। तो करंट पास करने में हमने पहले तो रिएक्शन करी, एल्यूमिना टूटेगा, Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। Al3 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 3 इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन होने के लिए। फिर से बना दो स्टेटमेंट, 1 मोल एल्यूमिनियम को अगर डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे, भाई साहब 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी भाई। तो 1 मोल कितना होता है एल्यूमिनियम? 27 ग्राम होता है। तो 27 ग्राम को कितने फैराडे की जरूरत है? 3 फैराडे की जरूरत है। तो 1 ग्राम को 3/27, और हमें रिक्वायर्ड कितना है? 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट करवाना है भाई। चलो 40 ग्राम हो जाएगा डिपोजिशन, लेकिन उस काम के लिए आपको 4.44 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये था यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ेगी आपको इस केस के लिए। मैथमेटिकल टर्म में अगर देखा जाए तो W, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए, फॉर्मूले बनाए जाए तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। Q है आपका क्या? इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज रिक्वायर्ड। अब कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो Z आ गया, Z कांस्टेंट है, और Z को हम क्या लिख सकते हैं? W/Q। ये रहा देखो, Z होता है W/Q। W क्या है? मास ऑफ डिपोजिशन। जैसे अभी ऊपर बताया था, ये रहा 40 ग्राम, ये W है। और Q क्या है? चार्ज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो Q आपका चार्ज है। अच्छा, Q जो चार्ज है वो कैसे निकालते हैं? I होता है करंट, और कितने समय के लिए उसको पास किया है। अब यार तुम ये खुद देखो, 3 एम्पियर का करंट 20 मिनट के लिए या 20 सेकंड के लिए पास किया गया, और ऐसे ही 5 एम्पियर का करंट अगर 10 सेकंड के लिए पास किया गया, तो बताओ किस केस में, टॉप या बॉटम, किस केस में आपका चार्ज ज्यादा माना जाएगा? कम ऑन, टॉप वाले में या बॉटम वाले में? कुछ बच्चे टॉप भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बॉटम भी बोल रहे हैं भाई। अंशिका का आंसर गलत है। बाकी जो आंसर है, जतिन ठीक है, मयूर ठीक है, गोरख ठीक है, यशिका ठीक है। देखो अभी अभी मैंने क्या समझाया भाई? समझाया Q = I इंटू में T। अब यहाँ पर Q = I है 3 एम्पियर, T है 30, तो यहाँ आंसर आ गया आपका 60 कॉलम बन गया ये, ठीक है। ऐसे भी कॉलम चार्ज बनता है। और यहाँ अगर आपका Q निकालोगे तो 5 × 10, ये आ गया 50 कॉलम, यानी ज्यादा चार्ज आपका ऊपर के वाले केस में लगा। ऐसे ही कितने एम्पियर का करंट कितने मिनट के लिए, कितने आवर के लिए पास करना है, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग जो केस है वो हम सोल्व करेंगे, मजा भी आएगा। अब आपके सामने मैं लाइव केस दे रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन है। निकल नाइट्रेट को इसमें डाल दिया, और कितना करंट कितने समय के लिए पास किया है ये भी जल्दी से देख लेते हैं भाई। 15 क्वेश्चन है ये वाला, निकल नाइट्रेट। इसमें कहा है 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट के लिए पास किया, बताइए कितना ग्राम निकल डिपॉजिट हो जाएगा। चलो भाई खेलते हैं इसके साथ। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे, तो आप टेंशन लेना ही नहीं।
देखो निकल नाइट्रेट को करंट पास करोगे तो टूटेगा, ये निकल टूट गया, निकल पे चार्ज 2 पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन असल में नहीं होते हैं, ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या लिखना है, 2 फेराडे, इसको देखकर 2 फेराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द 1 मोल निकल डिपोजिशन, ठीक है ना, 1 मोल निकल डिपोजिशन। अब 2 फेराडे कितना होता है, इतना कॉलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इतना ग्राम ऑफ डिपोजिशन। 1 मोल को का जो मास है, मोलिकुलर मास है, वो दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। अब हमारे पास कितना कॉलम है यार, वो तो इन्होंने बता दिया, रिएक्शन बता दी, हमारे पास कितना कॉलम है तो हम उसको निकालेंगे। भाई हमारे पास है Q इज इक्वल टू आई इंटू में T। करंट कितना है भाई, I करंट है 5 एम्पियर का, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और टाइम कितना है, 20 मिनट है, उसको सेकंड में कर लो कन्वर्ट, 20 को सेकंड में करेंगे 60, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6000 कॉलम बन गया आपका। इतना कॉलम का चार्ज पास करेंगे तो कितना डिपोजिशन होगा, डिवाइड बाई 1,93,000 इंटू में 6,000, दिस इज योर आंसर। मैं फिर से बार बार चीज बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप अपना चैट सेक्शन में प्रॉब्लम कंसर्न लिख सकते हो। नहीं तो यार यहाँ पे अब तो इतने बच्चे क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा, एक तरह से भीड़ लगी रहती है, तो आप यहाँ भी आके क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन भीड़ में आंसर नहीं होते, 1 बाय 1 हम आंसर लेते हैं, इतनी भीड़ जानबूझ के नहीं रखते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, आपका आंसर आ गया 1.82 ग्राम। और एक ये तरीका है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू ZIT। अभी अभी जतिन बब्बर ने पूछा जेड का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, तो भाई एनसीईआरटी में तो इसका नाम कांस्टेंट रखा है, कोई पर्टिकुलर इसका नाम दिया ही नहीं है, तो ZIT। अब यहाँ पर ZIT में अब ध्यान से देखना भाई, करंट कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 20 इंटू में 60। और थोड़ा सा याद करो, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q के, तो W इज इक्वल टू है किसके, Z इंटू Q, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो Z क्या होता है, ये होता है W अपॉन में Q। W क्वेश्चन में देख लो कितना ग्राम। देखो W अपॉन Q को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो सबसे आसान है, इक्वेशन को देख लो, सबसे आसान तो यही है। क्या है भाई इक्वेशन में, 2 फेराडे का चार्ज निकाल दो, कितना हो गया 1,93,000। लो जी, आ गया आपका 1,93,000, ये आ गया Q। W अब इसके लिए कितना, 1 मोल निकल है, 1 मोल निकल कितना है, ये है 58.5, ये आ गया आपका। तो एवरी टाइम ये वाली जो लाइन है ना, हर बार आपकी रियल इक्वेशन आपको बता देगी आंसर, और ये वाली लाइन आपको W/Q बड़ा इजीली बता सकती है, ठीक है भाई, ये बड़ा इजीली बता सकती है। और दूसरा तरीका क्या है, वही डिवाइड करने पर वही आंसर आने वाला है। जब आप ये वाला W को डिवाइड करके देख लो, ये W है 1.82 और इसके लिए 6000 कॉलम का चार्ज है। अब डिवाइड करोगे, अभी आंसर क्या आएगा आपका, सेम वही आंसर आएगा। तो देखो ये वाला जो आंसर है 6000 और 1.82, ये तो हमें गिवन होगा ही नहीं ना, लेकिन जो हमें हमेशा गिवन होगा वो ऊपर वाली लाइन है, ये तो हमें हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इक्वेशन तो हमें हमारे हाथ में ही है। तो यहाँ से आपका जेड निकल गया भाई, क्या 58.5, ये रहा 58.5 डिवाइड बाई 1,93,005 इंटू 20 इंटू 60। एंड अगेन दूसरा आंसर जो है, ये भी आपका दूसरा 2 तरीके हो गए आंसर निकालने के, ठीक है। यही जो तरीका है, आप एग्जाम्पल 10 है आपकी एनसीईआरटी में, वहां ट्राई कर सकते हो, W इक्वल टू ZIT। एक बार मैं दिखा दूं आपको एनसीईआरटी, और इसको जरूर ट्राई करना। अगर जिन बच्चों को परफेक्शन है फैराडे के लॉज में, तो वो तो चलो ठीक है भाई, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आते हैं और जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल ये जरूर ट्राई करना। ये देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 10 इन टेक्स्ट का, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल 10 की बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं एग्जाम्पल 10 कहाँ पे है। ये रहा एग्जाम्पल 10। अब की बार कॉपर सल्फेट है, और अब की बार 10 मिनट के लिए करंट पास किया गया है, और कितने एम्पियर का, इतने एम्पियर का। तो व्हाट मास ऑफ कॉपर, यानी बिल्कुल एक्यूरेट वही क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको जरूर ट्राई करना,
ठीक है, जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। दो तरीके हैं आपको ट्राई करने के, W=ZIT या फिर स्टेटमेंट बना के ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? दो तरीके हैं आपके पास। एक ये क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये बोर्ड में पूछा गया था, HgNO3 का क्वेश्चन। यहाँ पर 3 घंटे के लिए पास किया गया है 2 एम्पियर का करंट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, Q=IT करके चार्ज निकाल लो यार टोटल, ठीक है, या फिर W=ZIT करके पूरा क्वेश्चन एक बार में खेल खत्म कर दो। यहाँ HgNO3 को डिसोसिएट करोगे तो Hg पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ क्या बन गया ये Hg, ये 1 मोल Hg, 1 मोल Hg 2 पॉजिटिव। 1 मोल Hg का वजन कितना होता है, W कितना होता है, ये होता है 200.6 ग्राम पर मोल, ये आपका गिवन होगा W। और 2 मोल को देखकर 2 फैराडे को देखकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 96,500 और ये आ जाएगा 1,93,000, ये आ जाएगा, ये आपका आ गया Q। तो ये आपका Q आ गया। बाकी तो पता ही आपको, 2 को मल्टीप्लाई करना है एम्पीयर करंट, 3R को सेकंड में बदलो भाई, 3 × 60 सेकंड में हो गया। जो भी आंसर आएगा वो आपका ग्राम में आ जाएगा, इतना ग्राम आपका आंसर आ गया है। बट गेम ये खेला गया है, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल निकालिए, ग्राम नहीं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, और मोलर मास इसका तो पता ही है, ये 200.6 ये मोलर मास है, ठीक है ना। मोलर मास जो होता है वही 1 मोल था, इसीलिए इसको ग्राम में भी रखा गया है। जब ये 1 मोल था मरकरी, तभी तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास बराबर हो गए, तभी तो 1 मोल आया है। ऊपर भी 200, नीचे भी, ऊपर भी 200.6, नीचे भी 200.6, तभी तो ये नंबर ऑफ मोल 1 आया है। तो उसको आप यहाँ पुट करोगे तो दिस इज योर नंबर ऑफ मोल एंड आंसर जो रिक्वायर्ड किया गया है। तो ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ की पूरी एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्लास में अब हम जाएंगे सेकंड लॉ पे, और जो दूसरे जो नोट्स हैं उनको भी डिस्कस कर देंगे पूरी प्रॉपर तरह से। और कल के बाद जो क्लास होगी हम MTG और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, सतीश एंड ब्रदर लीजिए, उसमें लास्ट 10 साल के पेपर हैं, और उन 10 साल के पेपर में ऑल इंडिया के 10 हैं और CBSE के 10 हैं। इन 20 पेपर को करे बिना, इन 20 पेपर को 10 ऊपर के 10 नीचे को करे बिना एग्जाम देने की सोचना भी मत। जैसे ये 20 पेपर सोल्व कर दोगे ना, विद आंसर होंगे आपके पास सतीश एंड ब्रदर में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनेशन पेपर कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी, बहुत आसान क्लास थी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।